स्वागत है आप सभी का अल्फा फाउंडेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने क्लास 10th पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके प्रीवियस सेशन में हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके बारे में डिस्कस किया था। देखा था हमने कि कैसे पॉलिनोमियल का ओरिजिन हुआ, कैसे हम एक पॉलिनोमियल को उसके ज्योमेट्रिकल रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरोस क्या होते हैं। ठीक, अब आइए आज के इस सेशन में हम जो 2.2 के पहले एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना, जो कि हमें जीरो कैसे फाइंड करना है, कोफिशिएंट्स में और जीरोस में रिलेशंस क्या हैं, ये बताएंगे। ठीक, तो आइए हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपके पास कि फाइंड द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। हमें क्या करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो कि रैखिक बहुपद हैं उनके जीरोस फाइंड करना है। इसके पहले हमने देखा था जीरोस क्या होते हैं। जीरोस बेटा एक ऐसी वैल्यू होती है ना, जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती हैं जिन्हें हम जीरोस भी कह सकते हैं, सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं। हिंदी में हम इन्हें मूल के अलावा शून्यक और हल, ये डिफरेंट टाइप्स के नाम से इन्हें जानते हैं, है ना, जीरोस। ठीक है, तो चलिए रैखिक बहुपद के हम जीरोस फाइंड करते हैं। इसके पहले हमें एक बात पता है कि रैखिक बहुपद के जीरो एक होते हैं, मैक्सिमम जीरो उसके कितने होते हैं, 1 होते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसके बराबर जीरो के फॉर्मेट में लिखना है। उसको कैसे लिखना है, बराबर जीरो के फॉर्मेट में। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे आप, 2 प्लस का है, उस साइड जाके काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो ये बेटा एक क्या आ गया, इसका जीरो आ गया, है ना, एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो आ गया। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो मैंने क्या बताया कि जीरो एक ऐसी वैल्यू है वेरिएबल की जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर वो पॉलिनोमियल को क्या कर देती है, क्या वैल्यू देती है, शून्य, जीरो कर देती है। देखिए x के प्लेस में मैं -2 रखता हूँ, +2 एज इट इज है। अब आपको पता है कि प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर क्या दे दिया हमने, जीरो। दैट इज, है ना, पॉलिनोमियल का जीरो हमने फाइंड कर लिया। और वो जीरो क्या है, वो जीरो x इज इक्वल टू -2। मैंने कहा था ना कि जीरो वेरिएबल की ही वैल्यू है, जीरो वेरिएबल की ही वैल्यू है, और ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, जीरो कर देता है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x - 4, मैंने आपको क्या बताया कि 3x - 4 जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू जीरो के फॉर्मेट में आप सबसे पहले लिख दीजिए, क्योंकि जीरो फाइंड करना है। अब अगर कुछ नेगेटिव टर्म है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। अब क्या करना है आपको कि रियल नंबर अलग कर लेना है और वेरिएबल अलग करना है, दैट इज कांस्टेंट अलग कर लेना है और वेरिएबल अलग करना है। हमने देखा ना कि ये जो पॉलिनोमियल है बेटा, ये किन दो टर्म से मिलकर बना है, पहले तो ये वेरिएबल्स, है ना, और सेकेंड ये कांस्टेंट से मिलके बना है। तो यहां पे हमें यही करना है कि हमें क्या करना है कि वेरिएबल को अलग कर लेना है ना। हमें क्या करना है कि वेरिएबल को अलग कर लेना है और कांस्टेंट्स को बेटा क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। अलग किया, यहां से x की वैल्यू आपके पास फाइंड होगी, है ना। 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 3 को अलग क्यों किया, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि बराबर जीरो लिखने के बाद में हमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स को सेपरेट करना है। आप चेक भी कर सकते हैं कि इस x की वैल्यू जब आप 3x - 4 दैट इज वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे देगा बेटा, जीरो। क्या वैल्यू दे देगा, जीरो। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 और माइनस का 4, प्लस का 4 और माइनस का 4 बेटा क्या हो गया, जीरो। तो आई होप ये समझ में आया होगा कैसे लीनियर पॉलिनोमियल के हम जीरोस फाइंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करेंगे बेटा। किसके जीरो फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देखिए सबसे पहले है x² - 2। तो मैंने जो बताया वही करना है सबसे पहले कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे इक्वल्स टू जीरो के फॉर्मेट में हमें लिख देना है। अब यहां से देखें बेटा, यहां से क्या करना है कि अब क्या करना है हमें
कि इसको एक जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, सरसमीका है एल्जेब्रा की, जिससे आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2, राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो गया 2 आ गया, अब वर्ग उधर चले के उधर जाके वर्गमूल बन गया, दैट इज स्क्वायर रूट हो गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस का √2 आ गई, x की वैल्यू प्लस माइनस का √2 आ गई। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का अगर एक है ना तरीका देखें अपन, जो मैथमेटिक्स अधिकतर मैथमेटिशियंस यूज करते हैं, तो वो ये बेसिक तरीके को छोड़ के वो क्या कर देते हैं, इसको इसके इस फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना, जो सरसमीका है आपकी आइडेंटिटीज है उस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो देखिए माइनस, अब 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर, अरे लिख सकता हूँ ना, देखिए अगर मैंने √2 का होल स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये वैल्यू क्या दे देगा वापस से हमें 2, है ना, वैल्यू क्या दे देगा हमें 2। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि पहली जो वेरिएबल है हमारा वो किस में था, स्क्वायर में था, तो हमारा कांस्टेंट टर्म भी स्क्वायर में हो गई और दोनों स्क्वायर में हो गई, तो फिर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी बेटा इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 0 होगा। जैसे देखिए अगर मैंने लिखा है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, तो अगर a कोई नंबर है ना, इंटीजर है, और b भी कोई इंटीजर है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फाइंड नहीं होगा, या तो a के बराबर में 0 होना चाहिए या b के बराबर में 0 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पता नहीं है कि किसके बराबर में एग्जैक्ट 0 है, तो हम फिर दोनों को 0 के बराबर इक्विवेलेंट कर देते हैं, इस कारण इसको हम 0 के बराबर अलग अलग लिख देते हैं। तो x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस √2 आल्सो इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस का √2 और यहाँ से x की वैल्यू आई बेटा आपके पास प्लस का √2। तो यहाँ से हमने क्या किया कि अब हमने रियल में इसके जो 2 रूट हैं, 2 रूट होंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन थी, ये जो पॉलिनोमियल था हमारा, ये कितनी पावर में था, 2 पावर में, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं बेटा, 2 जीरोस, तो ये दोनों उसके जीरोस आ गए। आगे बात समझ में है ना। अब हम एक और जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 49, यहां भी हम ऐसा ही करें, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और इक्वल्स टू 0 तो हमें लिखना ही है। अब ये भी ऐसे ही हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी से, तो x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू बेटा 0। तो यहाँ से क्या कर लिया हमने कि x प्लस 7 को भी 0 के बराबर इक्विवेलेंट कर दिया और x माइनस 7 को भी 0 के बराबर बेटा इक्विवेलेंट कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, -7, x की वैल्यू क्या निकल के आई -7, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा प्लस का 7। मतलब कि जब आप माइनस का 7 रखेंगे तो भी ये वाली इक्वेशन, ये वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लीजिए करके आप, है ना। देखिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम प्लस का 7 लिखें, है ना, सॉरी, अगर हम x के प्लेस पे सबसे पहले माइनस का 7 पुट करें, माइनस के 7 का होल स्क्वायर और -49, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि माइनस की जो भी नंबर है उनकी अगर पावर इवन नंबर है तो फिर माइनस हट जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव में। तो ये कितना हो गया, +49 और -49 दैट इज 0, और प्लस का 7 रखेंगे तो प्लस के 7 का भी होल स्क्वायर कर दिया -49, तो ये भी 49 -49, और इसने वैल्यू क्या दे दी हमें बेटा 0। समझ में आ रहा है। तो रूट्स या जीरोस ऐसे नंबर्स हैं, ऐसी संख्या है जिनको हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0। क्या हो जाती है, 0। ठीक। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखिए y² - 4y इज इक्वल्स टू 0। हमने पहले
इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्विवेलेंट कर लिया क्योंकि हमें 0 फाइंड करने। अब बेटा देखिए y यहाँ भी है, यहाँ भी है, y दोनों जगह है, तो मैंने y कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक y बचा -4, ये वाला y बाहर चले गया इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ से फिर क्या कंडीशन बन गई कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, सो a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज आल्सो इक्वल टू 0, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है ना। कभी भी दो नंबर अगर 0 के बराबर हैं तो पहला नंबर भी 0 के बराबर लिख दीजिए और सेकंड नंबर भी, सेकंड संख्या भी 0 के बराबर लिख दीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा आया कि y बराबर 0 एक रूट है, एक 0 है, एंड y इज इक्वल टू 4 इसका सेकंड 0 है। अब रख के देख लीजिए, y स्क्वायर की जगह एक बार 0 रखेंगे तो 0 माइनस 4 इंटू 0 0 आ जाएगा। 4 रख के देख लिए, 4 इंटू 4 16, माइनस 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 16 इक्वल्स 0। दैट इज ये दोनों वैल्यू जीरोस की जब हमने इस वापस से इस पॉलिनोमियल में रखी तो इनने क्या कर दिया, पॉलिनोमियल को 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दिया 0, और अगर उन्होंने 0 कर दिया है तो फिर यही हमारे क्या है बेटा जीरोस, यही हमारे क्या है जीरोस। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अब हम क्या करते हैं कि अब हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट के जो पॉलिनोमियल हमारे पास हैं है ना, और उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फिलहाल, तो उन पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे बेटा कि उनके जीरोस फाइंड करेंगे। अभी तक आपने देखा कि सिंपल से पॉलिनोमियल तो हमने इक्वल टू 0 लिख के उसको सॉल्व कर लिया था। अब देखिए यहाँ देखिए, अगर हम इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कर दें तो हम इसमें से अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को है ना अलग अलग करें तो प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा लेकिन एक x रहेगा, मतलब कि अब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को परफेक्टली सेपरेट नहीं कर पा रहे। अब हम क्या कर पा रहे हैं बेटा कि वेरिएबल और कांस्टेंट को परफेक्टली सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, और परफेक्टली सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं इस कारण अब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें किसी दूसरी मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन किया हमने 2 या 3 वो एक बेसिक मेथड थी, बेसिक तरीके से हम उसके जीरोस फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे कुछ अपने को एक सीखना पड़ेगी तकनीक। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिडिल टर्म आपको पता है कि ये वाली है ना, ये वाली है। तो मिडिल टर्म को क्या करना बेटा, स्प्लिट मतलब कि उसको टुकड़े करने, उसका विभाजन करना है ना। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको ये करना है कि इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रही कि जो अचर पद है उसका एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसमें क्या कर देना है बेटा, गुणा कर देना। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, दिख रहा है ना आपको। एक्स का कोफिशिएंट -4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है 1 है, सो 3। अब यहाँ पे देखिए कि हमें ऐसा नंबर लेना है, ऐसे 2 नंबर लेना है, मतलब कि 4x को -4x को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। सुनना ध्यान से कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए और जोड़े या घटाव करें तो फिर क्या आ जाए -4। बात आ रही समझ में? जोड़े या घटाव करें तो क्या आ जाए -4। तो अब ये सोचना कैसे है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए सोचना है इसको, है ना, इसको सोचना है हमें 1 से। जैसे मैं जब छोटा था 7th 8th से मैथमेटिक्स मुझे 12th तक मेरे एक गुरु हैं उन्होंने ही पढ़ाई, तो उन्होंने यहाँ पे यही बताया था कि हमें अगर सोचना है तो हमें सोचना कैसे है 1 से। सोचना कैसे है बेटा 1 से। ठीक, देखिए कैसे सोचना है हमें कि हमने 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बचा, 3 मिला, जिसका मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई के बाद नंबर फाइंड करना है उसका 1 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब 1 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों नंबरों को देखा कि 1 और 3 का ऐड किया तो कितना आ गया बेटा 4, लेकिन हमें तो काय का 4 चाहिए, माइनस का। तो क्यों ना हम -1 और -3 को ऐड कर दें, तो माइनस माइनस प्लस, बट आंसर काय में आएगा बेटा माइनस में। और -1 इंटू -3, माइनस के 1 में अगर माइनस के 3 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद 3 चाहिए, तो आपको पता है कि माइनस में
जो दोनों नेगेटिव टर्म है ये कट होकर पॉजिटिव बन जाती है, तो ये 3 बन गया। तो बस यही हमें चाहिए था कि गुणा करें तो प्लस का 3 आ जाए और जोड़े या घटाव करें तो माइनस का 4 आ जाए। आ गई बात समझ में? तो ये सोचने का एक तरीका है बेटा कि आप 1 से सोचिए, 1 इंटू 2 3, है ना, 2 और 3 आते ही नहीं है। अगर मान लीजिए हमें चाहिए होता 4, अगर हमें चाहिए होता 4, तो हम 1 से कैसे सोचते, 1 इंटू 4 4, है ना। 1 के बाद में कैसी संख्या है जिससे किसी और संख्या का गुणा करने पे 4 आ जाता है, तो 1 के बाद में अगर हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर 4 आ जाता है। 3 का किसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 आने की संभावना नहीं रहती है। 4 का किसी में मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। तो ये 4 1 वापस से इसको ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसको अपन नहीं लेते। जैसे 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1 एक ही बात है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 एक ही बात है। तो बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि इनको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, है ना, इन्हें 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? -1 इंटू -3 दैट इज +3 एंड -1 प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 आ गया बेटा। ठीक, तो पहला पद ऐसा ही लिखना है और लास्ट पद ऐसा ही लिखना है बेटा, ये बात ध्यान रखें, है ना। केवल सेपरेट किसको करना है, मतलब कि टुकड़े किसके कर देना है हमें, मिडिल टर्म के। टुकड़े किसके करना है, स्प्लिटिंग किसको कर देना है, मिडिल टर्म को। तो देखिए -4x के प्लेस पे आप ये लिख दीजिए कि -x और -3x, तो -x 1 है मतलब कि x -3x, ठीक, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस कट के -4। आगे बात समझ, आगे सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से आप क्या कर लिए कि पेयर बना लीजिए, क्या कर लीजिए, पेयर बना लीजिए, और दोनों पेयर में जो भी कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए। x कॉमन आया यहाँ पे, x² और x में 2x थे, 1x बाहर चले गया, 1x बचा, और अंदर ये x बाहर चले गया तो क्या बचा बेटा, 1। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए। अब माइनस का जब नंबर आप कॉमन ले तो एक बात ध्यान रखना कि अंदर जो ब्रैकेट के हैं उनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। जैसे माइनस का कॉमन ले लिया तो माइनस का 3 था तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 3 था बेटा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। मतलब कि माइनस का 3x पॉजिटिव 3x बन जाएगा और प्लस का 3 नेगेटिव 3 बन जाएगा। देखिए कैसे, अब 3 तो कॉमन ले लिया तो अंदर x बचा, तो x माइनस का है तो प्लस का बच गया, और ये 3 बाहर ले लिया, अंदर 1 बचा, प्लस का था तो माइनस का हो गया, =0। अब यहाँ पे देखिए कि फिर ये वाला जो है और ये वाला है ना, गुणनखंड जिसको हम बोलते हैं, है ना, फैक्टर, तो ये वाला जो फैक्टर है, दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम आने चाहिए, तो ही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। और इसको फिर हमें कॉमन लेना है, तो x-1 फैक्टर को कॉमन ले लिया इनटू x-3, दो फैक्टर हो गए। अब पता है हमको कि अगर गुणनखंड मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का, दोनों नंबरों का 0 है तो अलग अलग 0 के इक्विवेलेंट करना है, तो x- is equals to 0 and x-3 also is equals to 0. So here the value of x is 1 and here value of x is 3. यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं ना, यहाँ से आप देख रहे हैं कि x के ऐसे 2 मान आए या x के ऐसे 2 जीरोज आए जिनकी वैल्यू अगर वापस से हम x में, मतलब कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर रख दें तो वो पूरा पॉलिनोमियल कैसा हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। और यही इस क्वेश्चन के शून्यक हैं, ठीक है, यही क्या है बेटा, इस पॉलिनोमियल के जीरोस। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए यहां से आप क्या देख रहे हैं कि माइनस का 2x² प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या करिए कि 0 के इक्विवेलेंट रख दीजिए जो भी पॉलिनोमियल गिवन है जिसके भी हमें 0 फाइंड करना है। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर तो नेगेटिव है, तो हमें फर्स्ट नंबर नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पे a पॉजिटिव आता है, इसलिए हम पहला नंबर हमेशा पॉजिटिव ही लिखें। आपने देखी होगी कोई भी सीरीज लिखते हैं तो पहला नंबर पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन को अपन ने कॉमन ले लिया, तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव 7x था तो ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था 6 तो ये कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव बराबर 0। माइनस के साइन को उधर भेज दोगे, 0 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 0 पे अगर प्लस का साइन लगा दे, माइनस का लगा दे,
कुछ पावर लगा दें, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अपनी माइनस हट गई। आगे बात समझ में। चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमें 6 का मैंने क्या बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है। तो हियर आवर कांस्टेंट टर्म इज 6 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 20। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 12। हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़े या घटाव करें तो क्या आ जाए -7। जोड़े या घटाव करें बेटा तो क्या आ जाए -7। सोचना कैसे है, तो फिर मैं बता रहा हूं कि क्या कहां से बताया मैंने, है ना, जैसा कि मेरे गुरु ने बताया था कि हम 1 से सोचना स्टार्ट करें। कहां से सोचना स्टार्ट करें? 1 से। तो बेटा 1 में 12 का मल्टीप्लाई किया, 12 आया। अब आप 12 में 1 को ऐड कर लीजिए, अब माइनस कर दीजिए, 7 आने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, 6 को कर देते हैं तो भी 12 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 × 2 12। अब 6 में 2 ऐड किया 8, माइनस किया 4, 7 नहीं आ रहा। 3 से देखते हैं, 3 × 4 12, है ना। अब 4 + 3 7, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो हम इन दोनों को माइनस का ले लें, -3। हम क्या ले लें -3 और -4 इज इक्वल टू 12, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट। पता है ना, दो नंबर अगर नेगेटिव है तो वो गुणा होके कैसे बन जाते हैं? पॉजिटिव। ऐसे ही 3 -3 और -4, तो माइनस माइनस प्लस, बट आंसर का में आएगा बेटा माइनस में, तो -7 हमारे, है ना, टुकड़े हो गए। मिडिल टर्म को हमने क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया, स्प्लिट कर लिया। तो 2x² एज इट इज और +6 एज इट इज इक्वल्स टू 0 भी ऐसा ही लिखना है। हमें केवल मिडिल टर्म को अलग करना है ना। 2 कर दीजिए, ठीक है, कुछ भी कर दीजिए। -3x पहले लिख दीजिए और -4x बाद में लिख दीजिए। माइनस माइनस प्लस, और 4 और 3 कितना हो गया बेटा? 7। आगे सॉल्व करें, है ना। यहाँ से अब मैंने क्या बताया कि पेयर बनाना है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है? तो आपके कॉमन आ रहा होगा बेटा x, तो यहाँ बच गया 2x, क्योंकि 2x है, माइनस यहाँ का x बाहर चले गया तो क्या बच गया बेटा? 3। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का है तो प्लस का हो गया, 2 × 2 2x, और प्लस का 6 था तो माइनस का हो गया, और 2 3 जा 6, तो क्या बच गया बेटा यहाँ पे? -3, है ना। देखिए बाद में आप गुणा कीजिए, 2 × 2 -4x और माइनस प्लस 3 × 2 दैट इज प्लस का 6। अब ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। एक हमारा, है ना, फैक्टर है, गुणनखंड है। सो 2x - 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा बेटा? x - 2 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग हैं, गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, तो अलग अलग 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे, 0 के बराबर। सो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x - 2 इज आल्सो इक्वल टू 0 बेटा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? x इज इक्वल टू बेटा 2। आगे बात समझ में। तो हमारा एक 0 आया 3/2 और एक 0 आया 2। अब वापस से जब आप इन दोनों को यहाँ पे वेरिएबल की प्लेस पे रख के देखेंगे, x की प्लेस पे रख देंगे, तो ये दोनों ही इस पूरे को क्या कर देंगे बेटा? 0। इसलिए इन दोनों का नाम भी क्या है बेटा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, है ना। चीजें इसमें बातें सब क्लियर हुई होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां से मिडिल टर्म को सेपरेट करना सीख गए हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड, है ना, जीरोज एंड किन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर के लिए सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए अब हम क्या सीख रहे हैं कि हम कैसे रिलेशन बनाएं, किन दो के बीच में रिलेशन दोनों के बीच में बनता है, किन दोनों के बीच में
या एक तो जीरो है और एक कोफिशिएंट है, एक क्या है जीरोस और एक पोलिनोमियल के बेटा क्या है कोफिशिएंट्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन को डिफाइन कर देंगे इसमें तो यह करना सीखेंगे। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्मेट पता है आपको ax प्लस बी बेटा, आगे बात समझ में। अब मैं पहले इसके जीरोस की बात करूं तो इसके जीरोस क्या होंगे। देखिए अगर मैं एक नॉर्मल सा है ना एक नॉर्मल सा पॉलिनोमियल लूं जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि बराबर जीरो में पुट कर दूंगा। बराबर जीरो करने के बाद मैं क्या करूंगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर लूंगा। ऐसे ही हम लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करते हैं। तो मैंने 2x को अलग कर लिया, पहले 3 को उस साइड भेज दिया। उसके बाद मैंने क्या कर लिया बेटा, x बराबर -3 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में कर दिया, है ना। क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या करना है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करके, है ना, ये सेपरेट करने की मेथड है, सेपरेट करके मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, जीरो। अब इस x का मान यहाँ पे आप रख देंगे, ये यहाँ पे रख देंगे x के प्लेस पे पॉलिनोमियल में, तो ये उसको जीरो वैल्यू दे देगा। ये तो एक हुआ कि जीरो फाइंड हो गया इसका, तो ये हमारा बन गया जीरो। अब हमें क्या करना है कि कोफिशिएंट से इसका रिलेशन बताना है। अब देखिए कोफिशिएंट में आपको समझ में आ रहा होगा कि a क्या है, a है ना, कोफिशिएंट ऑफ x एंड b क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म। ये दो चीजें तो पता है आपको, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो क्या होता है देखिए, अब मुझे पता है एक डायरेक्ट, है ना, सूत्र कह दो, है ना, कि इसके कोफिशिएंट के हिसाब से अगर मुझे इसका जीरो फाइंड करना है तो वो निकलेगा -b/s। कैसे निकलेगा बेटा, -b/s। b/a कहां से आया, -b/a, यही बताते हैं। देखिए क्या करा हमने कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था इसको जीरो के बराबर इक्विवेलेंट कर लिया। यहां से हमने पहले x की वैल्यू निकाली -b, और फिर हमने यहां से किसकी वैल्यू निकाल दी बेटा, x की, जो कि हो गई -b/a, जो कि हो गई -b/a। तो ये चीज क्या बताती है बेटा, ये चीज ये बताती है हमें, ये चीज ये बताती है हमें, ध्यान से देखें कि जैसे कि अगर ये पॉलिनोमियल है, इसका एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने इसको जीरो कैसे निकाला, इसको सेपरेट वाली मेथड से कि जीरो के बराबर इक्विवेलेंट कर दिया। अब मुझे डायरेक्ट -3/2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x + 3 मेरे पास पॉलिनोमियल है। अब मुझे पता है कि कोफिशिएंट के हिसाब से अगर मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो वो कैसे निकलेंगे, -b/a। तो इसकी मैंने एक लीनियर, है ना, स्टैंडर्ड लीनियर जो पॉलिनोमियल है उससे कंपेयर कर लिया बेटा। तो x का गुणांक a, x का कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू 2 आई, कांस्टेंट टर्म b, तो b की वैल्यू आई 3। आ गया समझ में, हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ये जो a और b आए हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इन दोनों की सहायता से जीरो फाइंड करना है। यहाँ पे नहीं ध्यान है अपने, बात समझ में आ रही, मैंने बराबर जीरो नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। कैसे, मुझे पता है कि अगर मुझे जीरो फाइंड करना है तो मैं -b/a लिख दूं, तो उससे मेरे जीरो फाइंड हो जाएंगे, है ना। तो माइनस की साइन माइनस की प्लस। अब b की वैल्यू क्या है बेटा 3, और a की वैल्यू क्या है 2। तो यहां से आप वापस क्या देख रहे हैं, यहां से आप क्या देख रहे हैं कि हमें x की क्या वैल्यू मिली, -3/2, जो कि इसके समान है। x की क्या वैल्यू मिल गई बेटा, -3/2, जो कि इसके समान है। दैट इज अगर x के डायरेक्ट जीरो फाइंड कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर कोफिशिएंट के माध्यम से जीरो फाइंड करने हैं तो ये इस टाइप की मेथड है कि आप केवल लीनियर के लिए -b/a याद रखिए और डायरेक्ट आप जीरो फाइंड कीजिए। ठीक, तो यही है जीरो और कोफिशिएंट्स में रिलेशंस। ठीक, अब लीनियर के बाद में हम कहाँ पे आएंगे, लीनियर के बाद में हम कहाँ पे आएंगे बेटा, लीनियर के बाद में अब हम दूसरा देखेंगे, इसके बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन। ठीक, आपको पता ही है कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूं तो ax² + bx + c, ये एक
है ना, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक, या एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक, व्यापक ईंट, यह वही ईंट का सांचा है जिससे अपन सारी ईंटें बनाएंगे, सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निर्माण करेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मुझे पता है अगर मैं कोई भी एक इक्वेशन लूँ, है ना, कोई भी एक इक्वेशन ले लूँ, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए, है ना, जैसे टू एक्स स्क्वायर, है ना, या इसको लिख लीजिए 4x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिया नॉर्मल सा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आप a, b और c, पहले आप क्या डिफाइन कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, a, b और c, है ना, ये a, b, c कांस्टेंट है, आपको दिख रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x इज अ वेरिएबल एंड a, b एंड c आर कांस्टेंट्स, ठीक। तो जो भी x स्क्वायर का गुणांक है बेटा वो क्या कहलाएगा, a, तो यहां से x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया बेटा, a 3, जो भी x का कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, b, तो यहां से x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहां से अपना x का कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा 1, और जो भी कांस्टेंट टर्म है, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो क्या कहलाएगी c, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या बेटा है अपनी 1, तो 1 अपनी कहलाई c। आ गया समझ में। अब मैंने एक तरीका बताया आपको कि इस पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना है तो मिडिल टर्म सेपरेट, है ना, मिडिल टर्म सेपरेट करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम क्या कर सकते हैं, इसके जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके जीरो माना कि पहला जीरो आया अल्फा और दूसरा आया बीटा। अल्फा बीटा क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो फाइंड होंगे बेटा, 2 जीरो, तो पहले का नाम रख दिया अल्फा, दूसरे का नाम रख दिया बीटा। अब देखिए कि कैसे कोफिशिएंट से हम अल्फा और बीटा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख रहे हैं, एबीसी के मान हमारे पास पता है। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। बात आ रही समझ में, है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, है ना। दैट इज कि अब हम अल्फा बीटा को, ये जो मेथड हमने करी अभी कौन सी थी, मिडिल टर्म वाली, अगर इस मेथड को नहीं भी करें और डायरेक्टली हमें इस मेथड से अल्फा और बीटा को फाइंड करना है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ए है, दोनों में ए है, ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम ए सपोज कर लेंगे और अल्फा प्लस बीटा के, है ना, ऊपर की साइड जो वैल्यू लिखी होगी, है ना, अंश में जो वैल्यू लिखी होगी वो हो जाएगी बी, और इनटू के प्रोडक्ट में जो ऊपर वैल्यू लिखी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा सी। तो इस मेथड से भी हम अल्फा और बीटा को फाइंड कर सकते हैं, इनका सम कर सकते हैं और प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, है ना, और इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आगे बात समझ में। तो ये था, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम कैसे बिना मिडिल टर्म मेथड के, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इस टाइप से हम अल्फा और बीटा फाइंड कर लेंगे पहले, है ना, मिडिल टर्म वाली मेथड से, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक वैल्यू आएगी हमारे पास, और इनटू कर देंगे तो भी एक वैल्यू आएगी हमारे पास। फिर नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे, है ना, किससे, ये जो है रिलेशन कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल से, है ना, और यही अल्फा और बीटा का जो मान है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अगर ये दोनों वैल्यूज, है ना, कौन सी, ये और ये और ये और ये, अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होती है, उसका मतलब क्या है कि फिर हमारा जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो गया। बात आ रही समझ में। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा रिलेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक। तो आइए हम क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। चलिए देखिए एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर ऑफ 10th मैथमेटिक्स। चलिए देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं। पॉलिनोमियल है हमारा
पॉलिनोमियल को हम पी एक्स सपोज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मैंने अभी बताया कि आपको कैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा अलग अलग टाइप से निकालने, और अलग अलग टाइप से निकालने के बाद जब आप दोनों को इक्वल कर देंगे तो फिर आप क्या कर देंगे बेटा, उसको वेरीफाई। तो फिर आप क्या कर देंगे उसको बेटा, वेरीफाई। अगर इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा कि आपके जो अल्फा और बीटा हैं वो सही है, और नहीं आया तो फिर वेरीफाई ये होगा कि आपके अल्फा और बीटा सही नहीं है। देखिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, अब हमें इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं बेटा। तो जीरो फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर इक्विवेलेंट कर दिया, जीरो के बराबर बेटा इक्विवेलेंट कर दिया। आ रही बात समझ में? इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर इक्विवेलेंट कर दिया, जीरो के। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 10 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 10 आया सॉरी। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है, ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और प्लस माइनस करें, जोड़े या घटाव करें तो 7 आ जाए। तो 10 इंटू 1 10 से पॉसिबल नहीं है ना। अगर 2 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 5 का, तो 10 आ जाएगा बिल्कुल। और 5 और 2 को बेटा ऐड कर दें जनरली तो हमें 10 मिल जाएगा। मतलब कि हमारे दो इसके फैक्टर्स हो गए। तो हमने मिडिल टर्म को सेपरेट कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिख दिया 2x प्लस 7x, और मैंने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म एक जैसी, बस केवल मिडिल टर्म को हमको सेपरेट करना है। आ गई बात समझ में? देखिए अब क्या करना है कि पेयर बनाना है दो दो का। यहां से x कॉमन लिया तो यहां से x प्लस 2 बचा, यहां से 5 कॉमन ले लिया तो यहां पे x प्लस, अब देखिए 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाला है ना फैक्टर और ये वाला फैक्टर बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए, और इसको क्या कर लेना है फिर कॉमन ले लेना है। तो x प्लस 5, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो हमने दोनों को बराबर 0 के बराबर इक्विवेलेंट कर लिया। तो यहाँ से बेटा हमारे पास x की वैल्यू आई -2 एंड यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई -5। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देखिए दो वैल्यूज आई, मतलब कि ये दोनों हमारे क्या है बेटा, ये दोनों हमारे क्या है बेटा, जीरोस। -2 एंड -5 दोनों हमारे क्या है बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर जीरो हैं तो मैं एक को नाम दे देता हूं अल्फा, -2 को नाम दे दिया मैंने अल्फा, और -5 को क्या नाम दे दिया बेटा, बीटा। -2 को अल्फा और -5 को बीटा। अब यहां से एक बार मैं निकाल लेता हूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आता है। तो -2 प्लस -7 कितना हो गया बेटा, -2 -5 दैट इज -7। तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लीजिए। आ रही ना बात समझ में? अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू -5। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है ना, 5 इंटू 2 10। तो बेटा ये अल्फा इंटू बीटा हमारा फाइंड हुआ। ठीक, और ये अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे है ना, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे कि जो हमारा एक व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण क्या था अपना कि ax² प्लस bx प्लस c है ना, इससे हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे है ना, इससे क्या करेंगे, तुलना किसकी, इस पॉलिनोमियल की, या कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन विद ax² प्लस bx प्लस c है ना बाय पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखिए यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं बेटा तो हमारा a क्या फाइंड होता है, यहां देखिए आप, a कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, b क्या फाइंड होता है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7, और c क्या फाइंड होता है, कांस्टेंट टर्म दैट इज 10। ओके, नाउ वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन है ना, एंड यू आल्सो नो अल्फा इंटू बीटा बेटा c अपॉन a। फाइंड कर लीजिए, बराबर के नीचे बराबर का साइन। ठीक, देखिए -b तो -b की प्लेस पे 7 और a की प्लेस पे 1 है ना, तो यहाँ से क्या आ गया बेटा आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7।
अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लीजिए। देखिए अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू है बेटा 10 अपॉन ए की वैल्यू है 1, सो अल्फा इंटू बीटा इज 10। बात आ रही समझ में? तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा का मान -7 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 10 है, जो कि है ना ये इसके बराबर है और ये वाला मान इसके बराबर है ना। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं, तो हैंस अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अलग अलग टाइप से अपन ने निकाला। सबसे पहले अपन ने इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अल्फा और बीटा के मान निकाले और उसको दोनों को प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आया वही आंसर हमारा इसकी कोफिशिएंट को अलग अलग मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे जो आया उसके क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। मतलब कि अब हमारा ये प्रूव हो गया है ना, जो वेरीफाई हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहां से अब हमारा एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 2.1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं है ना। अब एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद में इसके अगले सेशन में हम क्या करेंगे, इसके अगले सेशन में हम जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लेंगे और 2.2 को कंप्लीट करने के बाद हम पॉलिनोमियल वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए बेटा ध्यान से, एक और एग्जांपल है, फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस फाइंड करने हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल गिवन है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है हमने उसको सपोज कर लिया। हमारे पास पॉलिनोमियल है बेटा px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब मैंने क्या बताया कि अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो इसको बराबर जीरो के बराबर इक्विवेलेंट करना है, जीरो के बराबर लिख देना है। जीरो के बराबर लिख दिया, ठीक है सर। अब जीरो के बराबर लिखने के बाद मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो आइडेंटिटी है वो यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। 3 को हम लिख सकते हैं √3 का बेटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही हमने किया, एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट 0 के बराबर है, मतलब कि अलग अलग भी दोनों, या तो एक 0 के बराबर होगा या दूसरा होगा, तो इन दोनों को हम 0 के बराबर लिख देते हैं एंड x माइनस √3 आल्सो इक्वल्स टू बेटा 0। बात आ रही समझ में? तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का √3 है ना, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, क्या आ रही है बेटा, प्लस का √3। बात आ रही समझ में? मतलब कि हमारा अल्फा आ गया माइनस का √3 है ना, और हमारा बीटा क्या आ गया, प्लस का √3 है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम क्वेश्चन को लेके। देखिए अब क्या करना है हमें, अब हमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लिख सकते थे, जैसे जहां मैंने लिखा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो वहाँ पहले वाला अपन जब सम निकाल रहे हैं तो पहले वाले को आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, उस साइड से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे अपन, उनके बराबर आ गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें कुछ आप ध्यान रखें ना, व्यवस्थित लिखिए। चलिए हम समझते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया कि सम ऑफ जीरो को हमने लिख दिया कि दोनों जीरोस का अब हमें क्या करना है बेटा, अल्फा और बीटा का सम करना है, दैट इज ऐड करना है। तो माइनस का 3 और प्लस माइनस का √3 और प्लस का √3
तो हमारा सम ऑफ जीरोस कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, सम ऑफ 0 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में माइनस के √3 का मल्टीप्लाई कर देना है प्लस के √3 में, तो माइनस का और √3 का होल स्क्वायर बन के ये माइनस का 3 बन गया, पता है ना आपको, √3 का होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा, -3। यहाँ तक आ गई बात समझ में, ये हमारा एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, अब इसके जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा जो कि हमने अभी मिडिल टर्म के माध्यम से फाइंड किए, डायरेक्टली फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, है ना, कंपेयरिंग ax² + bx + c टू पॉलिनोमियल की हमें तुलना करनी है, कंपेयर करना बेटा। देखिए कंपेयर करने पे आप फाइंड कर रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, देखिए वहां पे a क्या है बेटा, हमारा x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है बेटा, 1। ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है। अब देखिए a = 1। अब b क्या है बेटा, तो b है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है क्या आपको, x² माइनस या प्लस, कोफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है अब आपको, वहां नहीं दिख रहा होगा लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि x का जो कोफिशिएंट है बेटा वो क्या है, 0। अगर है ही नहीं तो फिर क्या है, 0 है, ठीक। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x = 0। c की वैल्यू आई बेटा अपनी -3। c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो लास्ट का जो 3। देखो हमारा व्यापक समीकरण बोलता है कि इसको प्लस में लिखना है क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस में, इसलिए प्लस में नंबर रहता है, संख्या रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में अगर रहेगा तो फिर माइनस को आपको चिन्ह के साथ में लिखना है, साइन के साथ में लिखना है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हम फाइंड कर लिया हमने कि ए बी सी। अब ए बी सी फाइंड कर लिया तो हम अल्फा प्लस बीटा आसानी से फाइंड कर लेंगे, होता है -b/a, ठीक है। तो क्या है, -b का प्लेस क्या है बेटा, 0, a का प्लेस है, a की वैल्यू है 1, तो 0/1 दैट इज बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, 0। अब हमें फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज c/a। हियर c इज -3 and a is 1 and a -3 divided by 1 is equals to -3. So alpha into beta is -3 and alpha plus beta is 0। यहाँ पे देख लीजिए है ना, सम क्या आया 0 और प्रोडक्ट -3, मतलब कि एज इट इज आया, सेम आया, ठीक। तो लास्ट में कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, है ना, हैंस हम क्या देखते हैं, हमें क्या प्राप्त होगा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 0 = 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया बेटा, अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने यहां से क्या फाइंड किया, -3 इज आल्सो इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, इधर फाइंड किया कि -3, बस। हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। जो हम वेरीफाई करना चाह रहे थे वो हमने LHS बराबर RHS लाके क्या कर दिया बेटा, वेरीफाई, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, सेव कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे बोर्ड पे है। एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये तो हमने कर लिया, सॉरी। हाँ हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद में हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या गिवन है बेटा, सबसे पहले कि फाइंड द, है ना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि द्विघात बहुपद फाइंड करना है, द सम एंड प्रोडक्ट, है ना, जिसका कि सम और प्रोडक्ट जोड़ और, है ना, गुणा दिया हुआ है -3 और 2, है ना, रिस्पेक्टिवली। हमें तो केवल क्या करना है, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट, दिया है कि, क्या गिवन है ना, कि सम ऑफ zeros is -3 and प्रोडक्ट ऑफ zeros is 2, है ना। पहले सम है तो सम और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट। यहाँ देखिए आप, ठीक, फर्स्ट सम सेकंड प्रोडक्ट। अब सम और प्रोडक्ट हमने लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, नाउ वी हैव टू फाइंड, है ना, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है, क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक बेटा, क्वाड्रेटिक पॉली बनाना है अपने को। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखिए क्या होता है कि सम है मतलब कि अल्फा प्लस बीटा है इज इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट है दैट इज अल्फा इंटू बीटा है 2 है। ये बात तो आपके आ रही समझ में, क्या हमें सम गिवन है मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, और हमें प्रोडक्ट गिवन है मतलब कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बेटा c अपॉन a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे क्या है, -3, क्या है, -3, तो हाँ, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे -3 है, तो हम अल्फा प्लस बीटा की, इसको अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल नंबर, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, है ना, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इनटू को इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो बाय द इक्वेशन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा इज -3, सो -3 लिख दी, -b अपॉन a एज इट इज, एंड अल्फा इंटू बीटा इज 2, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 लिख दिया अपॉन सी बाई ए। ये क्यों किया हमने, है ना, तो हमने किससे किया कि बाय द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दी और अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए बेटा, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया, है ना, मतलब कि b अपॉन a की वैल्यू क्या आ गई, 3/1, एंड यहाँ पे देखिए c अपॉन a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/1। तो इन सब चीज़ों से, इन सब अभी जो अपन ने किया पूरा क्वेश्चन, उससे हमने ये देखा कि हमारी a की वैल्यू फाइंड हो गई 1, हमारी b की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 3, एंड हमारी c की वैल्यू क्या फाइंड हो गई बेटा 2। देख लीजिए आप, b अपॉन a 3, सो b इज 3 एंड c अपॉन a इज 2/a, सो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1। बोथ साइड्स देखिए, a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2। अब अगर ये तीनों वैल्यू हमें मिल गई तो हम आसानी से ax² प्लस bx प्लस c जो कि हमारा रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, है ना, उसको हम क्या कर देंगे बेटा, फाइंड कर लेंगे, है ना। सो ये तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। अब इसमें हम a, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो a की वैल्यू पुट कर दिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये लिख दीजिए अगर नहीं आपको एक बार देखना हो तो, समझना हो तो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ b इज 3 बेटा इंटू एक्स प्लस द वैल्यू ऑफ c इज 2। ये अपने कहाँ से लिखी, तो पुट द वैल्यू ऑफ a, b
एंड सी। ठीक, ए बी सी का अपन ने क्या कर दिया बेटा, मान रख दिया, वैल्यू रख दी। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, है ना, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो पॉलिनोमियल बन गया, x का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मतलब कि बेटा आपका जो पॉलिनोमियल बना वो इस फॉर्मेट में बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यही आपका आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है और आपको क्या फाइंड करना था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। तो अब आपने क्या कर लिया बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिया। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल नंबर शायद 5 है 4 के बाद, है ना, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़ने के पहले ये जो थोड़ा सा ब्लर हो गया, ये चीज़ कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 5 है आपका, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है आपका, वो क्या है, एक क्यूबिक, वो क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्या है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोस आते हैं, 3 जीरोस। मैक्सिमम कितने जीरोस आते हैं बेटा, 3 जीरोस। उसमें एक को नाम अपन देते हैं अल्फा, एक को बीटा और एक को लेमडा। ठीक, ये तीनों मान हो गए, उनके नाम हो गए, द नेम ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे भी सम होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे सम कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो सम क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। तो वो क्या हो जाता है ना, जैसे कांस्टेंट टर्म क्या होती है इसमें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख देता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्म है। अब अल्फा इंटू बीटा हमारा क्वाड्रेटिक में क्या होता था, है ना, सी अपॉन ए, मतलब सी कांस्टेंट टर्म आती है, यहाँ कांस्टेंट टर्म डी है तो डी अपॉन ए होगा, और डी कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का। डी कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस डी अपॉन है ना। और एक और चीज इसमें होती है ना, दो जीरोस का प्रोडक्ट, है ना। देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू लेमडा प्लस लेमडा इंटू अल्फा, ये क्या हो जाता है बेटा, सी अपॉन ए। बात आ गई समझ में, ये क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक, ये तीनों चीजें कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब आइए हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दे दिया, अल्फा, अच्छा यहाँ पे एक चीज हमने नहीं लिखी, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा, अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमडा, है ना। अभी मैं 2 पे था, क्वाड्रेटिक पे था, तो हमें हमारा, है ना, लेमडा पॉलिनोमियल ध्यान नहीं रहा, है ना। एक और बार लिख लेते हैं इसको ठीक तरीके से। क्या था हमारा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू, है ना, बी अपॉन ए या माइनस बी अपॉन है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू लेमडा प्लस लेमडा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक, आइए इस बिहाफ पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम्पल 5 है। देखिए एग्जाम्पल 5 हमें क्या कहता है बेटा, एग्जाम्पल 5 हमें कहता है, एग्जाम्पल 5 हमें कहता है, ठीक है, एग्जाम्पल 5 हमें ये कहता है कि हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। देखिए वेरीफाई 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। ये पहले वेरीफाई करना है अपने को कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये तीनों जीरोस हैं, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है। ठीक, चलिए अपन सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये वेरीफाई करते हैं कि 1 2 3 ये दोनों जो जीरोस हैं ये इसके हैं कि नहीं है। तो ये देखने के लिए मैंने बताया था कि जीरोस एक ऐसी वैल्यू है जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे रखने पर वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देता है, सॉरी पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को क्या कर देता है, 0। ठीक, तो हम सबसे पहले
फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 3p3, है ना। देखिए पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, 3 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स के प्लेस पे अपन ने 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू, है ना, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दिया हमने 3 और माइनस का 3 एज इट इज बेटा, ठीक। अब मैंने क्या बताया कि ये जो पॉलिनोमियल में अपने वेरिएबल के प्लेस पे 0 की वैल्यू पुट की है, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाना चाहिए 0। देखते हैं, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करा 27 आया, है ना। 27 में वापस से हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा कितना आया बेटा 3 3 जा 9, 11 का 3 टाइम कर दिया कितना आया 33 और माइनस का 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 7 3 जा 21, 1 कैरी में आया 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया बेटा 8, माइनस 9 इंटू 5 45, माइनस, अब इन दोनों को माइनस के नंबर है तो ऐड कर सकते हैं, तो 33 और 3 कितने हो गए बेटा 36। अब यहाँ देखिए ये दोनों माइनस के नंबर हम ऐड कर देंगे तो 81 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, बट आंसर का में आएगा माइनस का, 6 में 5 को ऐड किया, 11 का 1 कैरी में 1 आया, 4 और 3 कितने हो गए 7, और 7 में हमने वापस से 1 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया बेटा 8, दैट इज ये क्या हो गया प्लस का और माइनस का 0, प्लस का और माइनस का 0। मतलब कि हमने, है ना, इस पॉलिनोमियल में x की जो वैल्यू 3 पुट करी, x की जब वैल्यू 3 पुट करी तो इस पॉलिनोमियल में हमें क्या वैल्यू दे दिया, p3 वैल्यू क्या दे दिया हमें 0, है ना। सिंस p3 इज इक्वल टू 0, जैसे हमने देखा था pk इज इक्वल टू 0 बाय द डेफिनेशन ऑफ जीरोस, हेंस या देयरफॉर 3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x के प्लेस पे 3 रखने पे वो पॉलिनोमियल हमें 0 वैल्यू दे देता है तो इसका ये मीनिंग हुआ कि 3 बेटा क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया बेटा 0 हो गया। बात आ गई समझ में। चलिए अब ऐसे ही -1 भी पुट करना है तो भी 0 ही आ जाएगा अगर पॉलिनोमियल का 0 होगा तो, है ना। और -1/3 भी पुट करना है। अब ये देखिए -1 आप पुट कीजिएगा, मैं आपको -1/3 पुट करके बताता हूं कि x के प्लेस पे -1/3 पुट करने पर हमें ये 0 वैल्यू देता है कि नहीं देता है, ठीक। देखिए हमारा पॉलिनोमियल है ना 3 इंटू एक्स क्यूब दैट इज -1/3 का क्यूब, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज -1/3 का बेटा होल स्क्वायर, माइनस 11 इंटू -1/3 और माइनस का 3 बेटा। ध्यान से देखेंगे आप सभी, देखिए क्या करना है हमें, है ना। अगर ये पूरी वैल्यू 0 आ गई दैट इज -1/3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक। देखिए 3, अब माइनस है तो माइनस तो आएगा ही सही, मैंने बताया था ना कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर पे इवन नंबर है, इवन पावर है तो फिर तो पॉजिटिव, और अगर ऑड पावर है तो नेगेटिव। 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया कितना आया 27, 3 इंटू 3 9 और 9 का 3 में 27। यहाँ देखिए माइनस का 5 एज इट इज है, माइनस का 5 एज इट इज है, एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस माइनस ये क्या हो गया बेटा प्लस, 11 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 3 और माइनस का 3 बेटा एज इट इज, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है ना। अब देखिए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 3 9 जा 27, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और -3 बेटा 1। आ रही है बात समझ में, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर है उन सबका क्या करना है बेटा एलसीएम लेना है। तो 9 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 9 फाइंड होगा, पहले भाग लगाना है फिर गुणा करना है। 9 में 9 से डिवाइड किया 1, 1 का -1 में -1, 9 का 9 में 1, -5 का 1 में -5, प्लस 3 का 9 में 3, 3 जा 9, 3 रिजल्ट आया और 3 का 11 में मल्टीप्लाई कर दिया बेटा तो क्या हो गया 33, 1 का वापस से 9 में किया तो 9 आया और 9 का 3 में कर दिया
तो 9 3 ज़ा 27 आ गया बेटा अच्छे से समझ में। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव नंबर 33 को हम अलग कर देते हैं, बात समझ में आ रही? पॉजिटिव नंबर क्या है, 33 को हम अलग कर देते हैं, है ना, और नेगेटिव नंबर को अलग कर देते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर क्या हो गया बेटा अपना, है ना, नेगेटिव नंबर अपना क्या हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया। देखिए माइनस का 27, माइनस के 27 में 1 ऐड किया 28, और 28 में 5 ऐड कर दिया, 28 में बेटा क्या ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 33। तो ये वैल्यू हो गया माइनस का 33/9। ठीक, तो अब क्या देख रहे हैं आप कि प्लस का 33 और माइनस का 33 कैंसिल आउट हो गया, तो 0/9 आ गया, और 0/9 दैट इज 0, 0/9 दैट इज 0। सो p माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अगर x के प्लेस पे, वेरिएबल के प्लेस पे -1/3 रखने पे उस पॉलिनोमियल ने हमें 0 वैल्यू दे दी, उस पॉलिनोमियल ने हमें क्या वैल्यू दे दी बेटा, 0 वैल्यू दे दी। इसका क्या मीनिंग हो गया कि -1/3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि आपने वेरीफाई कर दिया, है ना, कि 3 - 1, अच्छा -1 भी पुट कर लीजिए, चलिए, है ना, -1 भी पुट करके देख ही लीजिए, एक को भी अपन क्यों छोड़ें। देखिए -1 अगर आप पुट करेंगे, है ना, -1 अगर आप पुट करेंगे तो देखिए 3 x के प्लेस में -1 की पावर 3 पुट करी, -5, फिर x के प्लेस पे -1 की पावर 2 पुट करी, -11, x के प्लेस पे फिर -1 पुट किया और माइनस का 3 एज इट इज। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए -1 की पावर 3 दैट इज -1, और 3 में मल्टीप्लाई कर दिया -3, -1 की पावर इवन नंबर है, प्लस का माइनस में -5, माइनस प्लस 11 × 1 11, और -13। अब देखिए पॉजिटिव 11 को पहले लिख लीजिए और नेगेटिव 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 तीनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 3 6, और 6 में आपने 5 को ऐड किया, 6 में 5 ऐड को किया, तो माइनस माइनस प्लस, बट आंसर का में आएगा माइनस का, तो 6 और 5 हो गया बेटा 11, और प्लस का 11 माइनस का 11 कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू दे दी 0। दैट इज, अब आपने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देख लिया कि कैसे हमने ये तीनों नंबर पुट करे, है ना, कैसे हमने ये तीनों नंबर पुट करे, और ये तीनों नंबर के पुट करने पर हमारे पॉलिनोमियल ने हमें क्या वैल्यू दे दी, 0 0 और 0। इसलिए ये वेरीफाई हो गया कि ये तीनों ही इस पॉलिनोमियल के ये तीनों ही क्या है बेटा, जीरोज हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बताता हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ना। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ना, कि उनका सम अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दोनों इक्वल है। चलिए देखिए क्या होता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है ना, इसके जीरोस भी फाइंड हो गए। अब हमें क्या करना है कि सम करना है ना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में क्या है बेटा, 3 प्लस -1 प्लस 1/3। आ गई बात समझ में? तो 3 -1 और प्लस माइनस का 1/3। एक एलसीएम लिया 3, है ना, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 3 = 9। ठीक है, माइनस फिर 3 आया, 3 1 = 3, और 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 1। तो ये क्या हो गया बेटा, 9 माइनस, है ना, अपॉन 3। 9 में से अपन ने 4 माइनस किया तो क्या बच गया बेटा, 5/3। ये इनका क्या आ गया, सम आ गया। ये इनका क्या आ गया, सम आ गया। अब मैंने क्या बताया कि जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमड़ा का सम करेंगे, है ना, या इसके पहले इसकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर करेंगे, है ना, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएगी, है ना। हमारे पास a की वैल्यू आई 3, हमारे पास b की वैल्यू आई
-5, हमारे पास c की वैल्यू आ गई -11 और हमारे पास d की भी वैल्यू आ गई -3। आगे बात समझ में बेटा, ये 4 वैल्यूज आई क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल था। अब मैंने बताया कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमड़ा करें, है ना, तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करते थे तो हमें फाइंड होता था -b/a, -b/a। तो यहाँ पे भी क्या होगा -b/a, है ना। तो माइनस का b क्या है बेटा, तो देखिए माइनस तो साइन इसका है, अब b की वैल्यू भी -5 अपॉन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5/3 वैल्यू दे दी। ऐसे अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमड़ा क्या होता था, है ना, अगर 2 होते थे हमारे पास शून्यक जीरो तो हम लिखते थे c/a। अब यहाँ पे 3 है तो इसको लिखते हैं -d/a बेटा, क्या लिखते हैं -d/a। तो यहाँ से आप पहले इनके प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमड़ा। देखो क्या होगा, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, ठीक है। इस 3 से बेटा ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस ये माइनस कट गई, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमड़ा की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1, क्या आ गई बेटा प्लस का 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गई, प्लस का 1। अब यहाँ देखें -d/a है तो माइनस का साइन, है ना, माइनस। अब d की वैल्यू है -3 तो -3 रख दिया बेटा, a की वैल्यू है 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दैट इज 3/3 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू दे दी बेटा इसने भी 1। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमड़ा, यहाँ पे भी क्या आ गया 1, है ना, और यहाँ पे भी हमारा ये क्या था, ठीक। तो आई होप यहाँ से आपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमड़ा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी, है ना, वेरीफाई कर लिया कि इनके जो जीरोज हैं और कॉफिशिएंट है उनमें एक रिलेशन है। अब एक आपको और करना है, वो अब आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया। देखिए उसमें क्या करना है हमें, उसमें मैंने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू लेमड़ा और प्लस लेमड़ा इंटू बीटा, और इन तीनों का मान क्या आता है, मैंने क्या बताया था कि c/a। तो जब इन तीनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और c/a को देखेंगे, चलिए देखिए ये भी मैं कर देता हूँ। तो c की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए आप, इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -11 और a की वैल्यू क्या है 3, -11/3, मतलब कि -11/3 आना चाहिए। अब इनको देख करके देखते हैं एक बार, देखिए अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये दोनों का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू -1 इज -3 प्लस, है ना, बीटा इंटू लेमड़ा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ 1/3, ठीक है, प्लस लेमड़ा इंटू अल्फा, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, और 1/3 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया 3/3। सॉल्व किया, -3 प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 बचा। अब ये 3 है, या तो एलसीएम ले लीजिए या इसका यहाँ भी गुणा कर दीजिए और यहाँ भी गुणा कर दीजिए, तो -9 प्लस 1 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4, और -9 प्लस का 4, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या बड़ा नंबर 9, माइनस का है तो माइनस का आंसर आया, तो माइनस का क्या हो गया 3 + 1 क्या हो गया बेटा 4, है ना। ये माइनस का आएगा क्या, एक बार और चेक कर लीजिए, लेमड़ा इंटू 3 माइनस का 1/3। हाँ ये माइनस लिखना भूल गए यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये 1 का आएगा बेटा माइनस का, 1 का आएगा बेटा माइनस का, ठीक है ना। अब जब ये 1 माइनस का आएगा, ठीक है, 1 माइनस का आएगा, तो ये 3 × 3 माइनस का 9 प्लस का 1 और माइनस का 3 हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस के 3 में हमने माइनस के 9 में माइनस का 3 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया माइनस का 12 और प्लस का 1/3, और प्लस माइनस माइनस बड़ी नंबर माइनस का है तो माइनस का 11/3, तो ये भी आ गया बेटा माइनस का 11/3। मतलब कि अब आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था CBSE वालों के लिए, है ना, थोड़ा सा जल्दी में मैंने किया है, लेकिन समझ में तो आया होगा, आई होप, ठीक। यही बेसिक फॉर्मेट है इस क्वेश्चन को करने का।
आगे नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज जब 2.2 के क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ सर अब हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे वो क्यूबिक का हो, लीनियर का हो या क्वाड्रेटिक का हो। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो और अगर आप सभी को जो मैंने आज आपको बताया, जो हमने आज पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया, उससे कुछ भी हेल्प मिली हो तो आगे आप चैनल के साथ जुड़िए, है ना, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारी 10th मैथमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या हैं, उनको समाधान में बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।